हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला के ऊपर। आज का वीडियो लेक्चर इस मायने में खास है कि इस कविता की व्याख्या हम सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के आधार पर करेंगे, क्योंकि मैं उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में शामिल रहा हूं जो कि नामवर सिंह को देखने, सुनने और पढ़ने का समय समय पर अवसर प्राप्त किया हुआ है। तो उसी का लाभ उठाते हुए हमने नामवर सिंह द्वारा की गई व्याख्या को शब्दबद्ध कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को एक नई दृष्टि मिले और इस कविता से अच्छे से परिचय प्राप्त हो सके। तो उन्हीं के शब्दों को हमने कई जगहों पर हूबहू लिया हुआ है और बाकी कुछ नए तथ्यों को भी जोड़ा है। तो नामवर सिंह इस कविता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता पढ़ेंगे, यह दीप अकेला। यह कविता 1952 की है, जब अज्ञेय की उम्र 40 साल से ऊपर ही रही होगी, अर्थात जब कवि परिपक्व और प्रौढ़ हो गया था, उस समय यह कविता लिखी है। तो आपके दिमाग में धीरे धीरे यह बात बैठने लगी होगी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय यह दीप अकेला कविता तब लिखे थे जब वो 40 साल के आसपास में हो गए थे, और वो समय था 1952 ईस्वी का। 1952 ईस्वी जब मैं कह रहा हूँ तो दो चीजें हैं, एक तो भारत आजाद हो चुका है और दूसरा तथ्य यहाँ पर यह है कि दूसरा सप्तक यहाँ पर संपादित हो गया था और नई कविता की शुरुआत धीरे धीरे हो गई थी। तो इस पृष्ठभूमि को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये कविता कहीं न कहीं नई कविता के दौर से अपने को जोड़ती है। इसके पहले हमने कलगी बाजरे की कविता को पढ़ा था, जो कि सन 1949 ईस्वी में लिखी गई थी, और मैंने बताया था कि ये प्रयोगवाद के अंतिम दौर की कविता रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह दीप अकेला नाम की जो कविता है सन 1952 ईस्वी में लिखी गई है। तो नई कविता के शुरुआती दौर की कविता है। इसमें यह जो है वो कवि है और दीप भी कवि अपने को प्रतीक के तौर पर लिया है, और अकेला कवि की स्थिति को बताया है। तो ये तीनों जो शब्द हैं अर्थवान है, अर्थगर्भ प्रस्तुत करने वाले हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यह कई जगह पर मैं के अर्थ में आता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शब्द जहां पर आता है वहां पर व्यक्तिवाद जुड़ जाता है या फिर व्यक्ति स्वातंत्र जुड़ जाता है। आगे जब हम कविता का पाठ करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नामवर सिंह ने लिखा है या फिर कहा है कि परिपक्व और प्रौढ़ स्थिति में जब आगे पहुंच गए थे अपने उम्र के हिसाब से, तब इस कविता को उन्होंने लिखा था। कविता दीप के बारे में है, लेकिन एक तरह से यह आत्मकथा भी है। स्वयं कवि अपना परिचय दीपक के माध्यम से देता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो दीप शब्द आया हुआ है, ये कवि इसके माध्यम से स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। इस कविता के छंद को समझने के लिए एक बार अच्छी तरह से कविता को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस कविता में तुक नहीं है, लेकिन कविता में अंतर्निहित एक लय है। यह मुक्त छंद में लिखी गई कविता में जो लय है उसकी ओर ध्यान जाना चाहिए। तो आप सभी के पास ये कविता मैं उम्मीद करता हूं कि होगी भी, तो एक बार जरूर इसको अच्छे से आप इसका पाठ कीजिए, तो कई बार इसके अर्थ खुलने में ज्यादा मदद होती है। जैसा कि बताया गया कि ये कविता तुकबंदी पर आधारित नहीं है। कई बार आप देखेंगे कविताएं तुकबंदी पर होती हैं, मतलब पहली पंक्ति दूसरे पंक्ति से मिलती जुलती रहती है। तुकबंदी पर तो नहीं है, लेकिन इसमें एक लय जरूर है। ठीक है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा कि संगीतात्मकता है। यह मुक्त छंद में लिखी गई है। तो हम इस कविता का एक बार पाठ करेंगे और आप इसको कंसंट्रेट होकर सुनिए। यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा पंडुब्बा।
ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे का पदबंध है, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभु ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। आगे का पदबंध है जो कि कविता का अंतिम समाहार है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चीर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये पूरी कविता थी और कविता का पाठ जैसे ही मैंने किया आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठ गई होंगी। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनके अर्थ हो सकता है कि आपके लिए जिज्ञासा के प्रश्न होंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये कविता 1952 में लिखी गई है और यहाँ पर एकदम से क्लियर तरीके से बताया गया कि ये कविता कब लिखी गई है। 18 अक्टूबर 1952 नई दिल्ली में लिखी गई, आलपस कहवा घर में। तो अज्ञे छोटी कविताओं के मास्टर माने जाते हैं और इनकी कविताएं अलग अलग स्थानों पर लिखी गई हैं, क्योंकि अज्ञे यात्रा वृत्त के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यात्राएं भी की हैं और इनकी यात्रा वृत्त रचनात्मक कर्मों से आप अच्छे से परिचित होंगे। तो जहां भी इनको मौका मिलता था वहां ये कविताएं लिखना शुरू कर देते थे। तो यह दीप अकेला स्नेह भरा जो हमने पाठ किया अभी, पूरी कविता में यह दीप स्वयं कवि है। जो दीप शब्द आया हुआ है ये कवि के लिए आया है, कोई दूसरा नहीं है बल्कि कवि ही है। यह कविता एक प्रकार से अज्ञेय की आत्मकथा भी है और उस आत्मकथा के बारे में सब कुछ कहने के बाद कहते हैं कि भले ही इसकी अपनी अलग पहचान हो, अस्मिता हो, फिर भी इसे पंक्ति को दे दो। यहाँ पर व्यक्ति और समाज दोनों के महत्व को यहाँ पर बताया गया है। जहाँ व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वहीं समाज का निर्माण व्यक्तियों से ही होता है। तो व्यक्ति और समाज के बीच में जो द्वंद्व है उसी को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पर जो कवि है वो दीप के माध्यम से अपनी आत्मकथा या फिर अपना आत्म परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि भले मेरा जो अस्तित्व है स्वतंत्र है, लेकिन अगर उसको समाज का सपोर्ट मिल जाए या फिर समाज उसे अपना ले तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। यानी कि व्यक्ति समाज से अलग नहीं हो सकता है। शुरुआती दौर में अज्ञेय की कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्तिवाद या फिर व्यक्ति स्वातंत्र्य का भाव कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि समय आगे बढ़ रहा है, कवि में परिपक्वता और प्रौढ़ता आ रही है, तो वहां पर व्यक्ति के साथ साथ समाज का महत्व भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो पंक्ति शब्द कविता में आया हुआ है, ये पंक्ति का मतलब है समाज का प्रतीक। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दीप किसका प्रतीक है या फिर पंक्ति किसका प्रतीक है। कवि कह रहे हैं कि एक जो लाइन लगी हुई है उससे यह संपृक्त नहीं है, बल्कि अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हुए भी उस कतार में शामिल होने को उन्मुख है, तत्पर है। आप देखेंगे कि इस कविता में पंक्ति शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीप अकेला है लेकिन अकेले नहीं रहना चाहता, अपनी पहचान को समाज में समाविष्ट करना चाहता है।
एक बार कविता के ऊपर हम चलते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पर जैसे इसकी शुरुआत हुई, यह दीप अकेला स्नेह भरा। ये जो दीप है अकेला है, प्रेम से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता। और केवल प्रेम से भरा हुआ नहीं है बल्कि गर्व से भी भरा हुआ है, और गर्व से मदमा मदमत स्थिति में है। लेकिन इसकी एक इच्छा है कि इसको भी पंक्ति को दे दो, मतलब समाज में समाविष्ट कर दो। आगे कुछ विशेषण दिए गए हैं जिस पर की चर्चा करते हुए नामवर सिंह लिखते हैं या फिर कहते हैं, क्योंकि उनके व्याख्यान से मैंने इसको लिया हुआ है। जो विशेषण गिनाए गए हैं, यह जन क्या है, एक पनडुब्बा। पनडुब्बा क्या है? पनडुब्बा क्या करता है? जो समुद्र के गहरे डूब करके मोती ले आता है। यह समाज में, दुनिया में गहराई में जाकर जो बहुमूल्य चीजें हैं उसे ले आकर समाज को देता है। तो ऊपर एक बार फिर से हम चलते हैं, पंक्ति पर बात करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि ये कविता आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। शुरुआत में बताया गया कि यह दीप प्रेम से भरा हुआ है लेकिन अकेला है, गर्व से भी भरा हुआ है, लेकिन ये समाज में समाविष्ट होना चाहता है। और विशेषण दिए गए हैं, जन, पनडुब्बा, समिधा, अद्वितीय, पूरा, जिस पर मैं बातचीत करूंगा। यह जन है, गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। कहा जा रहा है कि ये जन के रूप में प्रयुक्त है, जो गीत गाता है, फिर इसको बाद में कौन गाएगा, सवाल यहाँ पर उठ रहा है। यह पनडुब्बा है, यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कृति शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अक्सर हम पढ़ते हैं कि ये फला की कृति है, तो ये हो जाती है रचना। लेकिन जब कृति में बड़ी की मात्रा हो जाती है तो यहाँ पर कौशल शब्द से इसका अर्थ लिया जाता है, या फिर दक्षता से अर्थ लिया जाता है, या फिर इसको रचनाकार भी कहा जाता है। ठीक है, कृति मतलब। तो यहाँ पर स्तुत्य कर्म के अर्थ में इस शब्द को जोड़ा गया है कि जो पनडुब्बा है, पनडुब्बा समुद्र में डूबकर, इतना जो गहरा समुद्र है जो समाज का प्रतीक है, एक तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो पनडुब्बा समुद्र में डूबकर मोती को चुनकर लाता है और फिर वो अपने जो सार्थकता है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो पनडुब्बा का क्या यहाँ पर प्रतीक के तौर पर कवि ने प्रस्तुत किया है, कर्मठता के रूप में। यह समिधा है। समिधा एक तरीके की आग होती है जो कि यज्ञ के समय इसको जलाया जाता है, तो यह समिधा है। ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय है, यह विशिष्ट है, यह मेरा है, यह मैं स्वयं विसर्जित, और मैं इसमें क्या हूं, स्वयं विसर्जित हो गया हूं, स्वयं विलीन हो गया हूं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता। इसको भी पंक्ति को दे दो। फिर से दोबारा, ये इनका यहाँ पर टैग लाइन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे फिर विशेषण दिए गए हैं कि यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह जो व्यक्ति है या दीप है, ये सूखा रूखा नहीं है। नामवर सिंह ने स्पष्ट रूप में यहाँ पर कहा है कि जो भी विशेषण गिनाए गए, जैसा कि मैंने समिधा के बारे में बताया कि ये समिधा जो यज्ञ में जलाई जाती है, यह समिधा जलाने वाला है, यह अद्वितीय है, यह मेरा है और स्वयं को विसर्जित करने वाला है। इन पंक्तियों को आप समझ गए। फिर आगे है कि यह मधु है, गोरस है, अंकुर है, यानी कि यह रूखा सूखा नहीं है, यह शहद की तरह है। ऐसा ऐसा शहद जो मक्खियों द्वारा युगों से संचित की गई है। एक दो दिन का काम नहीं है बल्कि युगों से संचित किया गया। वैसे नई कविता को पढ़ेंगे तो इसमें क्षणवादिता इसकी एक खास विशेषता मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए युगों की भी बात की गई है। यह गोरस के समान है जो जीवन की कामधेनु है। गोरस मतलब यहाँ पर गाय से जोड़ा गया है, और रस मतलब उसका जो दूध है। गोरस जो जीवन की कामधेनु है। कामधेनु प्रसिद्ध देवताओं की गाय के रूप में जानी जाती है। उसके दूध अमृत के समान माने गए हैं। उसी से तुलना यहाँ पर कवि ने किया है। यह अंकुर है, सामान्य अंकुर नहीं बल्कि धरती को फोड़कर सूर्य की ओर ताकने वाला अंकुर है। एक बार पंक्ति पर हम चलते हैं, पंक्तियों को देखते हैं तो और चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर
लिखते हैं कि यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। मौना मतलब मधुमक्खी, ठीक है। युग संचय जो मधुमक्खियों द्वारा लगातार परिश्रम के माध्यम से मधु का रूप लेती हैं, उसके समान है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, कामधेनु के अमृत दूध के समान है। यह अंकुर है। अंकुर आप जानते हैं कि कोई बीज अगर जमीन में बोई जाती है तो अंकुरित होकर वो धरती से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक के तौर पर लिया गया है कि ये ऐसा अंकुर है कि जो फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, जो इस धरती को फोड़कर सूर्य की तरफ निर्भयता के साथ देख रहा है। तो ताकत भी बताई जा रही है दीप की। यह प्रकृति, यह स्वाभाविक रूप से प्रकृति की तरह है, स्वयंभू है, जो कि खुद ही पैदा हुआ है, किसी ने पैदा नहीं किया। यह ब्रह्म है। यह अयुत है। अयुत का मतलब यहाँ पर असंपृक्त से लिया गया है और नामवर सिंह का यह मानना है कि अयुत शब्द का प्रयोग शायद सबसे पहले हिंदी में किसी ने किया है तो अज्ञेय ने ही किया है, अयुत का मतलब, ठीक है। तो इसका अर्थ है असंपृक्तता से। इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो, ठीक है। आगे है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। आगे इन पंक्तियों का जो अर्थ है कि अज्ञेय जो है वो स्वभाव से भी बहुत समाज में घुल मिलकर रहने वाले या जाने जाने वाले आदमी नहीं थे, व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अलग थलग रहने वाले व्यक्ति थे। इसलिए स्वयं उन्होंने वह अपनी विशेषताएं यहाँ व्यक्त की हैं, जो कि इनके आत्म परिचय के तौर पर है। वो कहते हैं कविता का समाहार करते हुए कि यह मतलब मैं, कभी वह छोटा होते हुए भी यह ऐसा विश्वास है जो थोड़ी देर के लिए कमजोरी में कंपित नहीं हुआ, यह उसकी पीड़ा है। अज्ञेय अक्सर अपने दुख को व्यक्त करते हैं कि दुख सबको मांझता है, अभूतपूर्व पीड़ा है जिसकी गहराई को नापने वाला कोई दूसरा नहीं। अगर उस गहराई को कोई नाप सकता है तो स्वयं कभी ही नाप सकता है, ठीक है। तो इन पंक्तियों का यही मतलब था कि यह वह विश्वास, यह मतलब दीप का विश्वास है कि वो अपने लघुता के समय में, यानी कि छोटेपन या फिर संकट के समय में भी कभी कंपित नहीं हुआ। उसके अंदर पीड़ा है और इस पीड़ा की गहराई को स्वयं वही माप सकता है, वही नाप सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुभूति की प्रामाणिकता को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो कि नई कविता की एक खास विशेषता है, ठीक है। पीड़ा को कौन नाप सकता है? यहाँ पर बताया गया कि जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। आगे है कुत्सा अपमान अवज्ञा के दुधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र। आगे इसकी व्याख्या है कि अपने जीवन में कुत्सा यानी कि तमाम गालियों को सहा, अपमानों को सहा, अवज्ञा उपेक्षाओं को सहा, और जो भी कड़वा अनुभव हुआ, ये कड़वा अनुभव कड़वा धुआं और अंधकार के समान था। उसमें यह दीप जो सदा द्रवित रहा, चिर जागरूक रहा, हमेशा जागरूक रहा, जागृत अवस्था में रहा, और अनुरक्त यानी कि प्रेम से लाल आंखों वाला रहा। अनुरक्त मतलब होता है, अनु मतलब जिसका अनुसरण किया जाए, रक्त। यहाँ पर अनुरक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रेम से लाल आंखों वाला। आपने अगर इसका अनुभव किया होगा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस समय थोड़ी सी आंखें जो होती हैं अपने जो भी प्रेमी है या फिर प्रेमिका है उसको देखते वक्त थोड़ी सी लालिमा युक्त होती हैं। हालांकि कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से इसको देखा है। आप भी अगर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में देखना चाहें तो कभी इसको चेक कर सकते हैं। हालांकि हमेशा आंखों का लाल रहना तो कई बार क्रोध से भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कवि का मानना है
कि जो दीप है या फिर ये जो व्यक्ति है, समय समय पर अपने जीवन में कुत्सा का सामना किया, अपमान का सामना किया, उपेक्षा का सामना किया, कड़वा अनुभव रहा, ये हमेशा द्रवित रहता रहा, लेकिन फिर भी ये जागरूक रहा और प्रेम भरी आंखों से इस समाज को देखता रहा। उसकी बाहें उठी हुई थी, यह अपनापन सब में है। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है कि तमाम अनुभवों के बाद उलम्ब बाहु यह चिर अखंड अपनाता, इसकी बाहें उठी हुई हैं और यह पूरे चिर अखंड को, पूरे समाज को अपनाने के लिए तैयार है, उन्मुक्त है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इस भक्ति को दे दो। जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है और हमेशा श्रद्धा से नत मस्तक झुका हुआ है, इसको भी भक्ति को दे दो। जहां भी श्रद्धा इत्यादि का प्रयोग होता है वहां पर भक्ति अपने आप जुड़ जाती है। आखिर में है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो इन दोनों पंक्तियों से आप भली भांति परिचित हैं कि यहाँ पर दीप जो है अकेला है, प्रेम से युक्त है, गर्व से भरा हुआ है, फिर भी वो समाज में अपने को समाविष्ट करना चाहता है। और ये दीप की इच्छा नहीं है बल्कि स्वयं कवि की इच्छा है। तो अज्ञेय की यह कविता अपने व्यक्ति का परिचय तो है ही, इनमें स्वाभिमान है, व्यक्तिवाद भी है, आप कह सकते हैं। कई लोगों को इसमें अहंकार की गूंज भी सुनाई पड़ सकती है। इसके बावजूद कवि ने अपने साहित्यिक व्यक्तित्व का जो परिचय दिया है, उसकी पहचान हिंदी कविता में अलग है, जो आज भी दुनिया के सामने विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो यह दीप अकेला कविता आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें कवि ने दीप के माध्यम से किन किन चीजों को प्रस्तुत किया है, कैसे वो व्यक्ति से समाज की तरफ अपने को मूव कर रहे हैं, अपने को ले जा रहे हैं। तो इसको कहा जा सकता है व्यक्ति का व्यक्तित्वांतरण, एक शब्द यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही बात यहाँ पर कही गई कि भले व्यक्ति की स्वतंत्र या फिर उसका व्यक्तिगत महत्व हो, लेकिन वो समाज से अलग नहीं है। और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो समाज में अपने को समाविष्ट करना चाहता है, जो भी उपलब्धियां हैं वो समाज को देना चाहता है। तो ये पूरी कविता थी, यह दीप अकेला। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब दोबारा इसका आप अध्ययन करेंगे या फिर इन परीक्षाओं के बाद भी अध्ययन करेंगे तो पूरी तरीके से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।